तो आज की वीडियो में हम डीएनए को देखने वाले हैं। आप सभी को भी पता है कि डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं पूछने की वाटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या था, उन्होंने क्या मॉडल पेश किया था डीएनए को लेकर, उसी के बारे में पूछता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इतना तो समझ आ ही रहा है। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर भी आए तो भी आप वाटसन एंड क्रिक मॉडल अगर पढ़ के जाते हैं तो आप उसे भी वहाँ पर लिख सकते हैं, बस अपनी समझ के अनुसार। कुछ ऐसा अलग नहीं बता दिया था उन्होंने, जो स्ट्रक्चर है वही उनका मॉडल भी है, कोई बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं है, उस टाइम पे रहा होगा। आज आप सब कुछ जानते हैं, इस वजह से उतना आपके लिए अनोखा चीज़ नहीं है। इतनी बातें क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉमन सी बातें पहले जान लीजिए। कॉमन सी बात यह है कि आपको भी पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि जब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो उसी से बना हुआ डीएनए और आरएनए है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होगा। तो यही कॉमन सी बात है, हम काफ़ी दिनों से दोहराते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। ये सब बातें हमने पिछली बार भी बात की है और इसे हम अच्छे से समझ भी चुके हैं, अपने अंदर तक उतार चुके हैं। अगर ऐसे आप रोज रोज बोलेंगे तो देखिए, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि हर एक इंसान का अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है। सबका डीएनए यूनिक होता है। हमें ये भी जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है। सबका 99.8%, 9% या कह लीजिए 99% ही रख लीजिए, 99% डीएनए एक समान ही होता है सबका। वो सिर्फ 1% या 0.1% में ही वो डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान का अपना अलग अलग डीएनए होता है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा आपको पता है कि डीएनए की वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है। आपको बता दे रहा हूँ, यही बता दे रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ है ही नहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो आपको बताना पड़े। देखिए, आपको भी पता है कि अलग अलग इंसान का अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है। उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम में वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, वो एक क्रम में अरेंज रहते हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की कंपैरिजन करके, ठीक है, उनके सीक्वेंस के कंपैरिजन करके और उनके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी की प्रोसेस को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और इसके माध्यम से आप करते क्या है आपको भी पता है, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से क्या करते हैं, आप रेप केस हो गया, किसी का मर्डर हो गया, वहाँ से हमें कोई एविडेंस प्राप्त हुए, उसके डीएनए को लेकर हम उसकी जाँच कर सकते हैं। कोई ऐसी विवादित ज़मीन होती है जहाँ पे बहुत सालों से झगड़ा चल रहा है कि कौन किसका बच्चा है, उस बच्चे के लिए इसी ऐसी प्रोसेस में या ऐसे केसेस में हम डीएनए के माध्यम से क्लियरिटी ले लेते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर ये नहीं तय हो पाता है कि ये किसका बच्चा है, खून के मामले में हो गया, रेप के केसेस में हो गया, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। मिलाकर कहना ये है कि यही होती है कि आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और वो उसके यूजेस हो गए। और आपको ये भी पता है कि हर एक इंसान का जो मोस्टली डीएनए होता है, 99.9% डीएनए एक जैसा ही होता है, सबका एक जैसा ही होता है। 0.1% या कह लीजिए 1% डीएनए के अंतर ही जो अंतर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान का अपना एक यूनिक डीएनए बन जाता है। मोस्टली सबका डीएनए एक जैसा होता है, लेकिन जरा सा अंतर की वजह से वो सब में अंतर क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से किसी का डीएनए किसी से मैच नहीं होता है, मतलब सेम नहीं होता है। मिला के कहना ये है, ठीक। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? डीएनए था। हमको पता है कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है, जाहिर सी बात है जब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो उसी का पार्ट है डीएनए और आरएनए। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो सुनिए, डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, जैसे आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते थे, वैसे ही डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? डीएनए को बनाने वाले को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझाई है, आप समझ भी गए होंगे, ठीक।
अब बात आएगी कि न्यूक्लियोटाइड, तो हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियोटाइड आपके 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। किससे किससे? शुगर से, यानी कि पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और आपका नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। किससे? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दिया करिए, खुद को दिया करिए। कोई ना मिले खुद को एक्सप्लेनेशन दीजिए। कोई सामने वाला बैठा है तो उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई दोस्त है तो उसको दीजिए, लेकिन दीजिए। या खुद अकेले में बैठ के बात करिए, खुद से बात करिए। पागल कुछ दिन के लिए घोषित होंगे, लेकिन इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होगा, घाटा कहीं से दिखेगा नहीं आपको। तो हमको पता चल चुका है कि किससे मिलकर बना हुआ है। माफ करिएगा, भूख लगी थी। तो किससे मिलकर बना है समझ में आ गया। फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, डीऑक्सीराइबोज और आपका नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि ये जो डीएनए है, वो डीएनए जो सबसे पहले अगर खोजा गया था, जब इसे खोजा गया था, ठीक है, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा 1869 में सबसे पहले आपका न्यूक्लिक एसिड खोजा गया था। उनको नहीं पता था कि ये न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि उस समय उसे न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने डीएनए के रूप में इसे खोजा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए के रूप में खोजा था। लेकिन उन्हें उस टाइम पे इतना पता नहीं था, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। सबसे पहले इसका नाम क्या था? न्यूक्लिन था। तो डीएनए को खोजने वाले कौन है, या न्यूक्लिक एसिड को खोजने वाले कौन है? तो सबसे पहले खोजने वाले कौन है? फ्रेडरिक मिसर, ठीक, फ्रेडरिक मिसर। तो इन्होंने तो न्यूक्लिन नाम दिया था, इसे न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले कौन थे? तो ये नाम देने वाले रिचर्ड एल्टमैन थे, ठीक है। खोजा था फ्रेडरिक मिसर ने, उसे न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? रिचर्ड एल्टमैन में। पहले किस में खोजा गया था, किस फॉर्म में? तो डीएनए के फॉर्म में खोजा गया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं। हाँ, तो इन सब बातों से आपको क्या समझ में आया? आपको यही समझ में आया कि डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा था? तो फ्रेडरिक रिसर ने खोजा, सॉरी, फ्रेडरिक मिसर ने खोजा था। काहे टाइप करते हैं आप? फ्रेडरिक मिसर ने खोजा था, ठीक है। और इसे उस टाइम पे उन्होंने क्या नाम दिया था? आपको भी पता है, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक। यही पूरी राम कहानी थी, अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा वाटसन एंड क्रिक मॉडल की तरफ धीरे धीरे घूमते हैं। अब तो देखिए, 1950 में एक आपके वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, नाम था एरविन चारगॉफ, ठीक है। एरविन चारगॉफ ने थोड़ा 2-3 ठो बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके बहुत ताम झाम करने के बाद उन्होंने बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़े हुए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनके अपने फिक्स रेशियो होते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो जिसके साथ भी जोड़ा बनाते हैं वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, फिक्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर बनाते हैं, जो आपस में जोड़ा बनाते हैं, उनमें जो उनके अमाउंट होते हैं, माफ़ करिएगा, देखिए ऐसे समझिए कि जो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो आपस में जोड़ा बनाते हैं, जो आपस में पेयर बनाते हैं, उनके अमाउंट एक दूसरे के बराबर होते हैं, या कह सकते हैं उनकी मात्रा एक दूसरे के बराबर होती है। और इसे ही चारगॉफ का नियम कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आपको भी पता है कि 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पायरीन और पिरिमिडीन, लेकिन हम ऐसे न जान के हम ऐसे जान रहे हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होता है, ठीक है। तो जो आपका एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ पेयर बनाता है, और जो आपका ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। और ऐसा ही ये हमेशा करते हैं, यानी कि एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा। वो मैंने आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन में बांट इसलिए नहीं बताया है कि अभी आपको जीवन के मतलब पेपर के लास्ट टाइम पर चल रहे हैं, और आप कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहता। बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको एक्सेप्ट करना न करना वो आपके ऊपर है। देखिए, कुछ बदलेगा नहीं, वही नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार का, आपका पायरीन और मतलब प्यूरिन और पिरामिडीन, माफ करिएगा, प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडीन में 2 होते हैं
और थायमीन, साइटोसिन। कुछ बदला नहीं है, वैसे ही 4 प्रकार का ही है, बस उससे पहले 2 प्रकार हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए क्या बताया कि ये इनके बीच में फिक्स होता है, यानी कि एडेनिन थायमीन के साथ ही पेयर बनाएगा और वैसे ही ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही पेयर बनाएगा। इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी जानते रहिए क्यों होता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडेनिन और जो थायमीन है इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये इनके बीच में जोड़ा बनता है, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके बीच में जोड़ा बनता है। इतनी बातें आप क्लियर रख लीजिए। ये रहा आपका मॉडल, और इनके बीच में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना AG, मतलब ATGC, ये वही बता रहा है कि ये इनके बीच में देख रहे हैं ये फिक्स है और ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं या आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जोड़ा बनाए हुए हैं। तो ये थी इनकी पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भैया देखिए जो डीएनए होता है, जो अब बहुत सारे लिविंग स्पीसीज हैं, आपको पता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो जो उनके डीएनए होता है, जो उनके डीएनए का अमाउंट होता है, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कौन सी नई बात बताई थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत नई बात है। तो यही बताया गया था कि लिविंग स्पीसीज के जो डीएनए होते हैं उनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ये चीज़ें बताई थी आपके चारगाफ साहब ने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक एंट्री कैसे हुई थी। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इनसे पहले एक नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन करके एक वुमेन या फीमेल साइंटिस्ट थी। उन्होंने इस विषय में डीएनए के मॉडल के विषय में बहुत भयंकर काम किया था, लेकिन उस हिसाब से उनका नाम नहीं हुआ है। इसी चीज़ का हमें बहुत दिन से दुख है। मतलब अगर बहुत सिंपली बताएं कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक ऐसा, समझ लीजिए एक ऐसा चीज़ बनाई जिससे वो डीएनए की बहुत बारीक फ़ोटो ले पाएँ। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत बारीक फ़ोटो ली और उस बारीक फ़ोटो के माध्यम से उनको ये पता चला कि जो डीएनए होता है वो 2 स्टैंडर्ड होता है, यानी कि कह सकते हैं 2 हेलिक्स वाला होता है। इस तरीके से बहुत मेन बात पता चली। इतनी छोटी बात नहीं है, आज के जैसे तो बिल्कुल नहीं है, जितनी छोटी आज हो गई है उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। और इनके बेस पर ही आपके जो ये वॉटसन और क्रिक थे, इन्होंने ये अपना मॉडल बनाया था, और भी कुछ और भी डाटा मिलाकर उन सभी डाटा को देख ताक के फिर ये वॉटसन और क्रिक का मॉडल आया था। लेकिन मतलब बहुत ही मेन काम किया था इस फीमेल साइंटिस्ट जी ने। लेकिन अब क्या बताएं, ना मिला तो उस टाइम पे हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई है, इस बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपके जेडी वॉटसन और जो आपके क्रिक जो जी ने जो मॉडल दिया था, उस मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, शायद 1962 के आसपास या 1963 के आसपास मिला था। देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, याद नहीं है, शायद 1962 या 1963 में ही इनको ये आपका नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? यही डीएनए जो ये इन्होंने मॉडल दिया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। देखिए 1952 में जो आपके रोजलिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके एक टेक्निक डेवलप की थी, जिसके थ्रू उन्होंने एक डीएनए की फोटोग्राफी ली थी। ठीक है, उस फोटो से हमें यह पता चला कि जो डीएनए है उस, मतलब माफ करिएगा, तो उस फोटो से हमें ये पता चला कि जो आपका डीएनए होता है वो 2 धागे नुमा संरचना का होता है, यानी कि वही आपका 2 हेलिक्स वाला होता है। वही सिंपल सी बात है और कुछ ऐसा नया बात नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी नई बात थी, कैसे उन्होंने पिक्चर लिया था, बहुत मान्यूट स्ट्रक्चर किस तरीके से लिया होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को डेवलप करके उसका फ़ोटो लेना ही काफ़ी मेन बात रही होगी। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फ़ोटो है इनकी, किसी तरीके से भैया आपके वॉटसन या क्रिक के पास पहुँची क्या वॉटसन और क्रिक के पास पहुंची होगी, माफ़ करिएगा, बहुत माफ़ करिएगा हमको, मतलब समझ रहे हैं आप हमको क्या कह रहे होंगे, मने मन गाली दे रहे होंगे, लेकिन ठीक है, कंडीशन समझिए। तो आपके यही जो 2 साइंटिस्ट थे, नाम था जेडी वॉटसन और FH क्रिक, इन्होंने ही क्या किया कि अपना एक मॉडल पेश किया। उस मॉडल के हिसाब से हमें ये समझ में आया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उन्होंने इस तरीके से अब बताया कि ऐसा ऐसा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से 2 धागे नुमा संरचना होती है, ये चीज़ें होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस तरीके की बहुत सारी डिटेल दी। और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये चीज़ें भी उन्हें समझ में आई होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो धागे नुमा संरचना है, या जो आपका ये हेलिक्स है, जो हेलिक्स के फॉर्म में है, क्या होता है, ये एक्सिस के चारों ओर ऐसे गोल गोल लपेटा होता है। तो
इसीलिए ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है, वो अलग बात है। मेरा मेन कहना ये है कि जो आपका ये धागे नुमा संरचना है, ये जो आपका दो धागे नुमा संरचना है वो किसका बना होता है, तो जान लीजिए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। आपको पता है कि डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। इसका ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये किसका मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। और जो इनके बीच में ये जो ये एक दूसरे से, यानी कि ये पहला धागा ये दूसरा धागा, ठीक है। अभी मैं एकदम सिंपली बता रहा हूँ आपको, ये जो पहला धागा है ये दूसरा धागा है, ये एक दूसरे से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी की वजह से इसका ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार होता है। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ जाइएगा। अब डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में तो कोई मतलब है नहीं, मतलब कोई ऐसा डाउट तो होगा नहीं। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मतलब दो धागे से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर या मिलकर बनी हुई संरचना हो गई, या कह सकते हैं द्विसूत्री संरचना, ठीक है। यही सिंपल सी बात है, इससे सिंपल हम कुछ नहीं कह पाएंगे और आपको समझने के लिए कुछ है ही नहीं यार इसमें। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी के हिसाब से आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको डाउट में बिल्कुल नहीं डालना चाहता, जितना हो सकता है मैं आपको समझा दूंगा, जितना हो सकता है मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि वो क्लियरिटी ही नहीं जिसकी कोई अनक्लियरिटी ना हो। यानी कि ये लाइन इस गाने के बोल में से चुराए गए हैं कि ये जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, ठीक है। चलिए, बहुत मजाक हो गया। मनी मन आप लोग कह रहे होंगे हमारा पेपर है, इनको मजाक सूझ रहा है। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं सूझ रहा है। देखिए क्या बात है कि जो आपने अभी भी जाना कि डीएनए आपका किससे बन के मतलब किससे बना होता है, ये जो डीएनए का दो धागे नुमा स्ट्रक्चर है आपको पता चल चुका है कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे होते हैं इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इसी मतलब एक एक सिंगल चैन की बात, यानी कि दो चैन से मिलकर बना है ये, तो अगर सिंगल चैन की बात की जाए, यानी कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात की जाए, तो थोड़ा उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे देखते हैं। तो आइए उसे थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये जो सामने देख रहे हैं, आपको पता है कि ये सब आपके न्यूक्लियोटाइड का फिगर है। आपको भी पता है, क्यों पता है, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया है। ये सब आपके न्यूक्लियोटाइड का अलग अलग फिगर है। ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, और ऐसे ही ये सिक्वेंस चलता रहता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो आपका डीएनए का जो ये आपका एक धागे नुमा संरचना है, या ये जो चैन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है, वो ऐसे ही मिलकर तैयार होती है। इसी तरीके से दूसरे साइड में ये भी है, ये भी क्या है, ये भी आपके डीएनए का दूसरा वाला सिरा है, या दूसरा वाला धागे नुमा संरचना है, या कह लीजिए वो आपका दूसरा वाला चैन है। उसका भी सेम ऐसा ही है। ये भी न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, ठीक है। और इस तरीके से मिलके आपका वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन बनती होगी। मतलब ये भी चैन बनती है, ये आपका एक हो गया, ये आपका दो हो गया, इनसे ही मिलके आपका डीएनए बनता है। चीज़ें क्लियर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आपको पता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से, उसके अलावा शुगर से, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस से। किससे किससे, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बना होता है। देख लीजिए, वही चीज़ है, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और ये रहा आपका शुगर। ये तीन चीज़ें इनसे ही मिलकर बना है, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक डाउट रखिएगा मत। अब कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। देखिए, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, ये रहा आपका नाइट्रोजनस बेस, ये रहा आपका शुगर, ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये आपका एक फिगर है। ये आपका न्यूक्लियोटाइड का दूसरा फिगर है। ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियोटाइड अपने अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा है। किस बॉन्ड से जुड़ा होता है आपको भी पता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक न्यूक्लियोटाइड अपने से अगले वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इतनी बातें आपको पिछली वीडियो में बताई गई थी। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, ये इसका 3 एंड है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये 5 कार्बन वाला यानी कि पेंटोस शुगर है। ये इसका 3rd एंड है। 3rd एंड यहाँ पे हमने लिख के यहाँ पे लिख दिया 3' एंड, ठीक है। वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपने देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 5th एंड, यहाँ पे 3 एंड लिखा होता है, वो कैसे आता है, वो समझिए। तो ये आपका 3rd एंड है, यहाँ पे पड़ा रहा, ठीक है। अब आगे सुनिए। इस आपके शुगर के
5वें कार्बन से आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, और यही फॉस्फेट ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे कार्बन से जाकर जुड़ जाता है, और इसी ये जो इससे जुड़ता है इसी को कहते हैं डाई एस्टर बॉन्ड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से डाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5वां कार्बन है उससे जुड़ा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, चलिए कोई बात नहीं है। सेम यही टेक्निक उसमें होती है। इस वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 5वां कार्बन है उस 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है। बात आप समझ गए होंगे धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता रहता है। वैसे ही आपका जो अगला हो जाएगा उसका भी जो 5वें कार्बन से जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जुड़े हुए से जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है और इस तरीके से आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार होती है। ये आपका एक चेन की बात कर रहा हूँ, एक चेन की ये पूरी बात हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा, ठीक है। मान लेते हैं 10 पे खत्म हो, 20 पे खत्म हो, 50 पे खत्म हो, कहीं तो जाके खत्म होगा, ठीक है। तो जहाँ पे खत्म होगा तो वहाँ पे कौन सा एंड आएगा, तो आपको पता चल गया है कि 5वें कार्बन वाला एंड आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये 5वें कार्बन से ही जुड़ रहा था ना, याद है। अब ऐसे ही अगर ये आगे जुड़ता किसी न्यूक्लियोटाइड से तो ये 5वां वाला फिर से किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जुड़ता, तो मतलब ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती। अगर ये जहाँ पे खत्म होगा वहां पे कौन सा पॉइंट फ्री होगा, तो यही आपका 5वें एंड वाला जो है यही आपका पॉइंट फ्री होगा। अब बात की जाए नीचे कौन सा फ्री होगा, तो हर बार कौन जुड़ रहा है, तीसरा वाला जुड़ रहा है, तो इसीलिए आपका थर्ड एंड है वो फ्री होता है, यानी कि 3 एंड लिखा हुआ है वही फ्री होता है। तो इस तरीके से 5 एंड और 3 एंड आया है। अब आप बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से 5 एंड और किस तरीके से 3 एंड आया हुआ है। कोई डाउट होगा मत पूछिएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना। आप पीछे जाइएगा, बातों को फिर से सुनिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा, आप बस समझने की कोशिश करिएगा। तो जो आपका 5 एंड है वो सबसे आपका ऊपरी पार्ट हो गया, जो आपका 3 एंड है वो सबसे निचला पार्ट हो गया। यहीं पे इसकी कहानी खत्म। ये तो आप पहले चैन की बात की। अब बात आएगी दूसरे चैन की। दूसरे चैन में अगर आपने देखा होगा लिखा हुआ तो वहाँ पे 3 एंड ऊपर होता है और 5 एंड नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इसका उल्टा होता है, वो भी मैं बता दे रहा, कोई डाउट नहीं है, वो बस इसका उल्टा होता है। देखिए आप एग्जामिनर को इस तरीके से समझा देंगे ना एकदम बुलबुल हो जाएगा, समझ रहे हैं, एकदम बुलबुल, एकदम खुश, अरे वाह लड़का मतलब दिल जीत लिया, लड़की हमारा एकदम मतलब करेजा रोजा लेके चली गई, मतलब इस तरीके का आपके साथ व्यवहार हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इतना एक्सप्लेन मत करिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपको बताया गया होता है, जो आपने देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें यहाँ पे AGTC में नी लिखा होता है, उस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सामने शो भी कर दूँ, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाइएगा। वैसे इस स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इतना जान लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बना देंगे तो इतना एक्सप्लेन करना आपका मतलब इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा बहुत टैलेंटेड है, भैया बहुत टैलेंटेड है, बिना मांगे आंतरिक चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा देख के। देखिए हमने अपना पहला स्ट्रक्चर देख लिया है, 5 और 3 एंड प्राप्त हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, इसका सिर्फ उल्टा हो जाता है। सिंपल सी बात है, वही है वो आपका न्यूक्लियोटाइड का ये चेन रहा, ये रहा न्यूक्लियोटाइड का चेन, और ये भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है। कुछ बदलेगा नहीं, सेम वही चीज़ें हैं, बस हल्का सा चेंजेस ये हो जाता है कि इसके 5वें कार्बन से कौन जुड़ता है, तीसरा कार्बन, इसके 5वें कार्बन से कौन जुड़ता है, तीसरा कार्बन, इसी तरीके से इसके 5वें कार्बन से कौन जुड़ता है, तीसरा कार्बन। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये बार बार ऐसे ही 5वां कार्बन, तीसरा कार्बन, 5वां कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे करते करते ये आपकी चेन बनती है। तो सबसे पहले कौन मिल रहा है, तो सबसे पहले आपका 3 एंड मिलता है, वही 3 एंड, और सबसे लास्ट में कौन मिलेगा, आपका 5 एंड मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, इसको ऐसे उठा के पलट देंगे, वही आपका चैन बन के तैयार हो गया। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पता है ना, डाटा बहुत मेहनत से मैं बचाता हूँ। इस टाइम पे तो बहुत भीख मांग रहा, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालने के चक्कर में बहुत भीख मांगना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी सब चलेगा आपके लिए। कुछ दिन की बात है, मेहनत कर देता हूँ, मैं भी कर दे रहा हूँ, आप भी कर लीजिए।
बाद में आप लोगों से वसूल करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यही चीज़ है, इसका जस्ट उल्टा है और कुछ बदला नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे बना दिया, ये फिगर बन के तैयार हो गया। ये आपका धागे नुमा संरचना एक चैन हो गई, ये आपकी दूसरी चैन हो गई। अब ये इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो मैंने बताया था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जरा वो भी देख लीजिए। वो अभी भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे चारगॉफ नियम में आपने जाना था कि कोई किसी के साथ भी नहीं जुड़ जाता है। जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है इनके बीच में, वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ जाता है। जो आपका एडेनिन है वो थाइमीन के साथ ही जुड़ेगा, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा, और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वो फिक्स होते हैं, एडेनिन थाइमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के ही साथ जुड़ेगा। एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जरा उस वाले मेथड को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपका ये ग्वानिन का फिगर है, ये आपका साइटोसिन का फिगर है, देख रहे हैं इनके बीच में 3 H बॉन्ड बना हुआ है, 3 H बॉन्ड बने हुए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। इसीलिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप देख रहे हैं, ये इससे बॉन्ड बनाता है, ये इससे बॉन्ड बनाता है, ये इससे बॉन्ड बनाता है। ये तीनों आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। वैसे ही थाइमीन और जो आपका एडेनिन होता है, वो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। कितने बॉन्ड के द्वारा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। यही था आपका, क्या था? यही था आपका यही आपका वॉटसन और क्रिक का मॉडल था, ठीक है। मतलब वर्ड में नहीं याद आ रहा है, क्या बताऊं। इस तरीके से ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये 2 चेन है। ये आपका 5 इंड मॉडल है, मतलब 5 इंड है। ये आपका 3 डैश इंड है, ये आपका 3 डैश इंड है, ये आपका 5 डैश इंड है। ये आपके 2 अलग अलग होते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया है। ये दोनों के जो डायरेक्शन है वो विपरीत होते हैं, यानी कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेलल तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये रिवर्स कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे 5 इंड ऊपर है, इसमें 5 इंड नीचे होता है, एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के पैरेलल तो होते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे के समांतर तो होते हैं, लेकिन उल्टे समांतर होते हैं, ठीक है, उल्टे। क्यों उल्टे? क्योंकि इसमें 5 इंड ऊपर है, इसमें 5 इंड नीचे है, इसमें 3 इंड नीचे है, इसमें 3 इंड ऊपर है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, वो एंटी पैरेलल है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये दोनों जो चेन्स हैं, जो आपकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये आपस में कैसे जुड़ती हैं? तो आपको मैंने बता ही दिया था कि ये आपस में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? वही कंडीशन है। ये आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है, इस वाले चैन का जो नाइट्रोजनस बेस होता है, वो अपने से सामने वाले चैन के नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कितनी गलती हो रही है, माफ करिएगा। और जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो फिर उसके बाद वही आपको पता है कि जो फिर इसके बाद इसमें कॉइलिंग होती है, यानी कि ये घूम जाते हैं, घुमावदार हो जाते हैं। तो कैसे घूमते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज है। राइट हैंडेड घूमते हैं, इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, यानी कि राइट साइड में इस तरीके से ऐसे घूम जाते हैं, इस तरीके से उनमें कॉइलिंग हो जाती है। यही सिंपल सी बात थी। और ये भी जान लीजिए कि जो वॉटसन जी ने ये जो मॉडल पेश किया था डीएनए का, वो बी डीएनए के लिए किया था। आपको भी पता है कि डीएनए के कई सारे आपके पार्ट होते हैं, उनमें से जो नॉर्मल जो डीएनए होता है, जो सबके अंदर पाया जाता है, वो बी टाइप का डीएनए होता है। बी डीएनए है जो लगभग सभी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और भी कई तरीके के डीएनए होते हैं, लेकिन हम इतना अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना हमारे पास अब टाइम नहीं है। लेकिन नॉर्मली इतना आप जानते रहिए कि ताकि आप कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए आपको इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस दे दे और बोल दे सामने वाला आपको बनाने के लिए, या आपको जो खुद फिगर बनाना होता है उसमें भी तो चाहिए ना, तो ठीक है। तो किस तरीके से आप बनाएंगे वो समझ लीजिए। मान लीजिए इस वाले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, इस पे आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, यानी कि एडेनिन साइटोसिन थाइमीन ग्वानिन एडेनिन, ऐसे करके आपका नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो इसका जो अपोजिट बनाना होगा, जो आपका सेकंड चेंज बनाना होगा, वो कैसे बनाएंगे? सेम कंडीशन है, आपको पता ही है कि ए के साथ कौन आता है? थाइमीन आता है। सी के साथ कौन आता है? जी आता है, यानी कि ग्वानिन आता है। टी के साथ कौन आता है? यानी कि फिर से एडेनिन आता है। तो आपको सीक्वेंस पता है कि ए के साथ टी आएगा और जी के साथ सी आएगा, और इनके बीच में क्या होता है? ए के साथ जो टी आता है उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी के साथ जो सी आता है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है।
अब मैं इसके बारे में जो डिटेल देनी है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चाहे आपसे स्ट्रक्चर पूछे, चाहे आपका वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पूछे, लगभग सब एक बराबर है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मैं चीज़ें आपको लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी बोल भी देता हूँ, समझाऊंगा नहीं, ठीक है। उससे पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, यहाँ पर बस आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। एक चीज़ जान लीजिए, स्ट्रक्चर पूछेगा तो भी आप यही लिख सकते हैं, चाहे और ऐसे ही आप फिगर बना सकते हैं, थोड़ा डिटेल फिगर बना दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये जान लीजिए कि जो इनके बीच का जो इनका व्यास होता है, ठीक है, इस डीएनए का जो व्यास की बात की जाए वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 10 नाइट्रोजनस बेस की बीच की जो पूरी दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक नाइट्रोजनस, ये जो एक नाइट्रोजनस बेस की दूरी की बात की जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। और नई चीज़ अगर ध्यान में आती है तो मैं बता दूंगा, जितना मेरे को भी ध्यान में आ रहा है वो मैंने सब आपको बता दिया। चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि डीएनए आपका 3 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है। ये आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और आपका न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वही आपका डीऑक्सीराइबोसैकेरा, फॉस्फेट समूह मतलब फॉस्फेट ग्रुप, और आपका नाइट्रोजन बेस, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपको भी चीज़ें समझ में आ गई हो। इसके अंतर यानी कि डीएनए के अंतर्गत जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ध्यान दीजिएगा, आरएनए में इसका जरा सा उल्टा हो जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। इस वजह से इसमें उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। चीज़ों को आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। अगर उसका भी स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है तो लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसलिए नौटंकी तो बिल्कुल भूल जाइए, नौटंकी करनी ही नहीं है। खुद को कैसा बहाना देना है यार, हर चीज़ों को रिलेट करके, समझ के, जितना हो सके चीज़ों को आसान बना के पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ाई आसान हो जाएगी, काहे की कठिन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है या जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन से मिलकर बना होता है। किससे? 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के चैन से मिलकर बना होता है, जिनका व्यास कितना होता है? डायमीटर जो मैंने आपको बताया 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। और जो इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनके बीच की जो 10 नाइट्रोजनस बेस की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, एक नाइट्रोजनस बेस मतलब ये हो गया 30, मतलब 10 नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ये एक पूरा जो ये राउंड नहीं है, ये राउंड दिख रहा है, ये पूरा राउंड क्या हो गया? एक पूरा मतलब एक हेलिक्स हो गया, ठीक है, एक पूरा हेलिक्स हो गया। ये जो राउंड हुआ ये पूरा एक हेलिक्स है, और एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस है, और उस 10 नाइट्रोजनस बेस की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। क्योंकि आपको पता है कि जब एक नाइट्रोजनस बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो 10 की क्या हो जाएगी? 3.4 इंटू 10 यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि एक 5 कार्बन का एंड होता है, मतलब वही आपका 5 प्राइम एंड या 5 डैश एंड होता है, एक आपका 3 प्राइम एंड होता है। वैसे ही सेम कंडीशन एक 3 प्राइम एंड और एक 5 प्राइम एंड होता है। ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं आपको लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने चीज़ें आपको समझाई है, इस वजह से अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2-2 लोगों से भी भीख मांगूंगा ना तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, अगर हो सके तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा ना, बहुत दिक्कत हुई है, बहुत मेहनत किया आज मैंने।